हेलो दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने अशोक को देखा था। अब हम अशोक के प्रमुख शिलालेख और उनमें वर्णित विषय के बारे में देखते हैं। और ये जो वर्णित विषय है ना, ये यूपीएससी और यूपीपीएससी की परीक्षा के लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उन परीक्षाओं में आपसे सामान्य प्रश्न न पूछकर अब थोड़ा सा अभिलेखों, शिलालेखों के विषय संबंधी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। जैसा कि 2021 के ही पेपर में यूपीएससी ने पूछा था शिलालेख से संबंधित एक प्रश्न। पहला शिलालेख, पहले शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। दूसरा शिलालेख, इसमें अशोक ने मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया है। तो मनुष्यों की भी चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख है और पशुओं की भी चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख है, और उसके पहले अशोक पशु बलि की भी निंदा करते हैं। तीसरा शिलालेख, इसमें राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि वे हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं। इस शिलालेख में कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख किया गया है। यानी धार्मिक नियमों की अगर बात आए तो अशोक का तीसरा शिलालेख आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। चौथे शिलालेख में अशोक ने भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की है कि भैया, हमारा जो प्रमुख क्या है, हमारा प्रमुख भेरी घोष ना होकर धम्म घोष है। भेरी घोष का मतलब होता है कि आपको हर जगह पे, सारे दुनिया पे आपको क्या कर लेना है, आपको कब्जा कर लेना है। आपको चारों दिशाओं में, दसों दिशाओं, जैसे कि हिंदू धर्म में 10 दिशाएं मानी जाती हैं, दसों दिशाओं में आपका प्रताप हो, आपकी प्रतिष्ठा हो, दसों दिशाओं में आपका प्रसार हो, और चारों दिशाओं में आप अपना राज्य प्रसारित कर लें। पांचवा शिलालेख, और धम्मघोष क्या हो? धम्मघोष का मतलब है कि जो बुद्ध धर्म है उनके सिद्धांतों को आधार बनाकर धार्मिक विजय की जाए, सांस्कृतिक विजय की जाए, ना कि राजनीतिक विजय की जाए। पांचवा शिलालेख, इस शिलालेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलती है। तो धर्म महामात्रों की नियुक्ति के संबंध में किस शिलालेख में जानकारी मिलती है? ये अभिलेख नहीं है, शिलालेख है, स्तंभलेख नहीं है। तो किस शिलालेख में जानकारी मिलती है? पांचवें शिलालेख में मिलती है। छठा शिलालेख आत्मनियंत्रण की शिक्षा देता है। सातवां और आठवां जो शिलालेख है वो अशोक की तीर्थ यात्राओं को उल्लेखित करता है या विवेचित करता है। तो अशोक की तीर्थ यात्रा सातवें और आठवें शिलालेख में दी हुई हैं। नौवां शिलालेख, इसमें सच्ची भेंट, सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है। 10वां शिलालेख, अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजाहित के बारे में सोचें। 11वां शिलालेख क्या कहता है? 11वां शिलालेख धम्म की व्याख्या की बात करता है। यानी धम्म की व्याख्या की बात अशोक के 11वें शिलालेख में की गई है। 12वां शिलालेख स्त्री महामात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात करता है। 13वां शिलालेख कलिंग युद्ध का वर्णन करता है और अशोक के हृदय परिवर्तन की बात इसमें कही गई है, और इसी में उसके पड़ोसी राजाओं का भी वर्णन किया गया है। 14वां शिलालेख, अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किए जाने की बात कही है। इस प्रकार से अशोक के 14 शिलालेख थे जिनके बारे में हमने देखा। अब अशोक के स्तंभ लेख देख लें, जिनकी संख्या कितनी है? 17 है, और ये केवल ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। तो ये इनके बारे में इम्पोर्टेंट कथन है कि 7 हैं इनकी संख्या, और किस लिपि में लिखे गए हैं? केवल ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। और कितने स्थानों से प्राप्त हुए हैं? ये 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुए हैं। सबसे पहला प्रयाग स्तंभ लेख है। प्रयाग स्तंभ लेख कौशाम्बी में स्थित था। इस स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया था। तो इसके बारे में ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि किसने इसको स्थापित करवाया था, आगरा के किले में, या इलाहाबाद के किले में, या दिल्ली के किले में। तो सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा इलाहाबाद के किले में स्थापित करवाया था। किसने स्थापित करवाया था? अकबर ने स्थापित करवाया था। फिर इसके बाद दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख है, जो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया। अब इसको टोपरा से दिल्ली लाया गया है, और जो प्रयाग स्तंभ लेख है उसको इलाहाबाद के किले में स्थापित करवाया गया है। पहले वो कौशाम्बी में था, कौशाम्बी से ले जाकर उसको इलाहाबाद के किले में स्थापित करवाया है। तो ये थोड़ी सी बारीक चीज़ें होती हैं, ये परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाती हैं। दिल्ली मेरठ अभिलेख, पहले यह मेरठ में स्थित था, फिर इसके बाद फिरोज शाह द्वारा ही दिल्ली लाया गया। यानी फिरोज शाह द्वारा दो जो अशोक अभिलेख थे, स्तंभ लेख थे, उनको दिल्ली लाया गया। पहला टोपरा से दिल्ली लाया गया, दूसरा मेरठ से दिल्ली लाया गया। रामपुरवा, यह स्तंभ लेख चंपारण में स्थापित है। इसकी खोज 1872 में कार्लाइल ने की थी। लौरिया अरराज, ये भी चंपारण बिहार में है। लौरिया नंदनगढ़, ये भी बिहार में है। तो रामपुरवा, लौरिया अरराज, लौरिया नंदनगढ़,
ये तीनों कहाँ पे हैं स्तंभ? ये बिहार में स्थित हैं। एक बार किसी पीसीएस परीक्षा में प्रश्न आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख बिहार में स्थित नहीं है? रामपुरबा, लौरिया राज, लौरिया नंदनगढ़ और दिल्ली टोपरा। तो आप आसानी से इसको पहचान जाएंगे। कौशाम्बी अभिलेख को, यही ये इस अभिलेख की बात हो रही है, ये वाला, इसको रानी का अभिलेख कहा जाता है। अशोक का सबसे छोटा अभिलेख रुम्मनदेही अभिलेख है। इसी में लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटा देने की घोषणा की गई थी। अशोक का 7वां अभिलेख जो है वो सबसे लंबा अभिलेख है। अब इसके बाद प्रथम पृथक शिलालेख में यह घोषणा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। यहीं से एक क्वेश्चन आया था यूपीएससी में कि किस राजा ने अपने अभिलेखों में घोषणा की है कि सभी जो मनुष्य हैं वो मेरी संतान हैं और मैं उनकी सेवा के लिए हमेशा उपस्थित रहता हूँ। तो इसका सही जवाब था अशोक। उसमें हर्षवर्धन का भी ऑप्शन था। बहुत सारे लोग उस समय हर्षवर्धन लगा कर आए, लेकिन सही जवाब क्या है? सही जवाब है इसका अशोक। अशोक का शार ए कुना या कंदहार अभिलेख ग्रीक एवं अरमेक भाषाओं में प्राप्त होता है। चूँकि कंदहार अभिलेख के बारे में सभी लोगों को पता है कि कंदहार अभिलेख ग्रीक और अरमेक भाषाओं से प्राप्त होता है, तो हो सकता है कभी पीसीएस की परीक्षा आपको सार ए कुना करके दे दे और पूछे कि ये अभिलेख किस भाषा में प्राप्त होता है, तो ग्रीक और अरमेक भाषाओं में ये अभिलेख प्राप्त होता है। साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व इनके चरित्र को काफ़ी जांचा परखा जाता था, जिसे उपधा परीक्षण कहते थे। यानी उनका, जैसे मुख्यमंत्री और पुरोहित हैं, अगर उनको सिलेक्ट करना है तो उनके लिए कोई परीक्षा नहीं होती थी, बल्कि उनके चरित्र की परीक्षा होती थी। जैसे आप जा रहे हो, आप मिल गए रास्ते में, मान लो उपधा परीक्षण करने वाले जो व्यक्ति हैं वो आपके सामने से गुजरे, उन्होंने देखा कि हाँ ठीक है, काबिल लग रहा है शकल से, चलो थोड़ा 2-4 प्रश्न पूछ लेते हैं इससे। उन्होंने आपका चरित्र परीक्षण कर लिया, उसके बाद हो सकता है आपकी नियुक्ति पुरोहित के रूप में या मुख्यमंत्री के रूप में हो जाए। सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होती थी, जिसमें सदस्यों की संख्या 12, 16 या 20 हुआ करती थी। तो कोई स्पष्ट नहीं है कि कितनी होती थी, 12, 16 या 20 हो सकती थी। अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है, जिसे महामात्र भी कहा जाता था। इसकी संख्या 18 थी। यहाँ यानी महामात्रों की संख्या कितनी थी? 18 थी। अर्थशास्त्र में चार जासूसों का भी वर्णन मिलता है। अब यहाँ पे अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। फिर इसके बाद प्रांतों के प्रशासक कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहलाते थे। तो प्रांतों के प्रशासक को कुमार कहा जाता था या आर्यपुत्र कहा जाता था या राष्ट्रिक कहा जाता था। इनमें से कोई भी नाम आ जाए कि प्रांतों के प्रशासक क्या कहे जाते थे, तो उन्हें कुमार, आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहा जाता था। प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया था और उसका मुख्य व्यक्ति विषयपति होता था, जिसके अधीन विषय या जो वर्तमान में जिले की स्थिति है ना, वैसे ही विषय की स्थिति होती थी। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसका मुखिया ग्रामीण कहलाता था या ग्रामिक कहलाता था। ग्रामिक या ग्रामणी, ठीक है। प्रशासकों में सबसे छोटा गोप था, जो 10 ग्रामों का शासन संभालता था। मेगस्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था, जो 6 समितियों में विभाजित था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो मेगस्थनीज है उसने नगर प्रशासन को कितने सदस्यों के एक मंडल में बांटा है। तो 30 सदस्यों का एक मंडल होता था और 30 सदस्यों की 6 समितियां होती थीं और 6 समितियों में प्रत्येक समिति में 5 व्यक्ति होते थे। 6 पंचे 30। अब ये मौर्य प्रांत और उनकी राजधानी। उत्तरापद की राजधानी तक्षशिला थी। अवंती राष्ट्र की राजधानी उज्जैनी थी। कलिंग की राजधानी तोसली थी। दक्षिणापद की राजधानी सुवर्णगिरी थी और प्राची की राजधानी पाटलिपुत्र थी। इसमें आपको जो मौर्य प्रांत है, मौर्य प्रांतों को 5 प्रमुख प्रांतों में, 4 प्रमुख प्रांतों में वैसे बांटा गया था, जिसमें जो पूर्वी प्रांत था उसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। एनसीईआरटी में इसका थोड़ा सा डिफरेंट वर्जन मिलता है, वो वर्जन आपको पढ़ने के लिए ज़रूरी है। अर्थशास्त्र में वर्णित तीर्थों के बारे में देख लीजिए। मंत्री प्रधानमंत्री कहा जाता था। पुरोहित धर्म एवं दान विभाग का प्रधान होता था, उसको पुरोहित कहा जाता था। सैन्य विभाग का प्रधान सेनापति कहलाता था। राजपुत्र को युवराज कहते थे, आज भी कहते हैं। राजकीय द्वार रक्षक को द्वारिक कहते हैं। द्वारा नहीं बोलते हैं, द्वार पे कौन आया है, तो द्वार की रक्षा करने वाला द्वारिक। अंतःपुर का अध्यक्ष अंतर्वेदिक होता था, नाम से ही स्पष्ट है।
आय का संग्रहकर्ता समाहर्ता होता था। राजकीय कोष का अध्यक्ष सन्निधाता होता था। राजकीय कोष का मतलब है सन्निधाता, धाता का मतलब यहाँ पे जो किसी चीज़ को धारण कर रहा है, समाहर्ता का मतलब है जो किसी को दूसरों से ग्रहण कर रहा है। तो आय का संग्रहकर्ता समाहर्ता है और राजकीय कोष का अध्यक्ष सन्निधाता है। इनके बारे में अक्सर विद्यार्थियों को कन्फ्यूजन होता है। कारागार का अध्यक्ष प्रशासता कहलाता था। कमिश्नर को प्रदेष्टा कहते थे। नगर के कोतवाल को पौर कहते थे। जैसा कि आपके गांव में आपने सुना होगा पुरवा वगैरह जो होते थे, पुरवा में डिवाइड होता था, तो ऐसे ही यहाँ से एक पौर शब्द निकला था। जैसे फिर इसके बाद पुर हो गया, यही यही शब्द आगे चल के, तो नगर के कोतवाल को पौर कहते थे। प्रमुख न्यायाधीश व्यवहारिक कहलाता था। नगर रक्षा का अध्यक्ष नायक कहलाता था। उद्योगों एवं कारखानों के अध्यक्ष को कर्मांतिक कहते थे। अध्यक्ष यहाँ पे मंत्रिपरिषद और अध्यक्ष यहाँ पे ये ऐसे होना चाहिए। सेना को सामान एकत्र करने वाला व्यक्ति दंडपाल कहलाता था। दुर्गों का रक्षक दुर्गपाल कहलाता था। सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक अंतपाल कहलाता था। यहाँ पे मंत्रिपरिषद और अध्यक्ष यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, कहीं ना कहीं कोई टाइपिंग एरर है यहाँ पे। अब हम लोग देख लेते हैं आगे। बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था। यानी बिक्री कर कितना लगता था, 1/10। इसे बचाने वालों को मृत्यु दंड दिया जाता था। यानी दंड बहुत कठोर थे, दंड विधान बहुत कठोर थे। मेगस्थनीज के अनुसार एग्रोनोमई मार्ग निर्माण अधिकारी था। 2018 यूपीपीसीएस का ये प्रश्न था। जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग 50,000 अश्वारोही सैनिक, 9,000 हाथी एवं 8,000 रथ थे। एक बार प्रश्न आया था कि किसने बताया है कि अशोक की सेना में 50,000 अश्वारोही थे, 9,000 हाथी और 8,000 रथ थे। जवाब था जस्टिन। प्लूटार्क या जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त ने नन्नों की पैदल सेना से 3 गुनी अधिक संख्या से अर्थात 60,000 आदमियों को लेकर संपूर्ण उत्तर भारत को रौंद डाला था। तो ये दोनों के कथन है, प्लूटार्क और जस्टिन दोनों कहते हैं कि जो मौर्यों की सेना थी उसमें 60,000 से अधिक सैनिक थे। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी नायक कहलाता था। अभी कहा जाता है सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था। मेगस्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का रख रखाव 5 सदस्यीय 6 समितियां करती थी, पहले आप लोग देख चुके हो। मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग महामात्य सर्प कहलाता था। जो गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था उसको महामात्य सर्प कहते थे। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को क्या कहा गया है, गूढ़ पुरुष कहा गया है। तथा एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था कहा जाता था। एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करके गुप्तचरी करने वाले को संचार कहा है। यहाँ पे संचरा है वैसे इसका सही। अशोक के समय जनपदी न्यायालय के न्यायाधीश को क्या कहा जाता था, रज्जुक कहा जाता था। यानी जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं डीजे, उनको क्या कहा जाता था, रज्जुक कहा जाता था। राजुक लिखा हुआ है, रज्जुक होता था। सरकारी भूमि को शीता भूमि कहा जाता था। बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को अदेव मात्रक कहा जाता था। मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया है। तो मेगस्थनीज के बारे में ये कथन इम्पोर्टेंट है कि मेगस्थनीज ने 7 वर्गों में विभाजित किया है। दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक एवं सभासद। स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला को रूपा जीवा या रूप जीवा कहा जाता था। नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा पर्वतक से सहायता प्राप्त की थी। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मौर्य शासन 137 वर्षों तक रहा। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी और मगध पर शुंग वंश की नींव डाल दी। यानी दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के पूर्वार्ध में या उत्तरार्ध में इस वंश का पतन हो गया। अब सैन्य समिति एवं उनके कार्य देख लो। प्रथम समिति थी जल सेना से रिलेटेड, दूसरी थी यातायात और रसद से रिलेटेड, तीसरी थी पैदल सैनिकों से रिलेटेड, तो ये इंपॉर्टेंट है। चौथी थी अश्वारोहियों से रिलेटेड, क्योंकि अश्व होते हैं 4 पैरों पे चलते हैं तो अश्वारोही मान लो आप। पंचम गज सेना, क्योंकि उनकी 5वीं हाथी की सूंड मान लो, पाँचवा पैर, तो पंचम गज सेना हो गई। और षष्ठम रथ सेना हो गई। तो प्रथम जल सेना, आपको ये याद रखना है कि प्रथम जल सेना होती थी, क्योंकि ये आप भूल जाओगे। प्रशासनिक समिति एवं उसके कार्य। समिति और उसके कार्य। प्रथम समिति उद्योग एवं शिल्प कार्य से रिलेटेड थी। द्वितीय विदेशियों की देखरेख से संबंधित थी। तृतीय जन्म मरण का विवरण रखती थी। एक बार पीसीएस ने यह प्रश्न पूछा था कि कौन सी जो पद्धति थी वो नगर पालिका वाला काम करती थी। तो नगर पालिका कौन सा काम आज भी करती है जो उस समय अशोक की समितियां करती थी, तो उसका आंसर था जन्म मरण का विवरण रखना।
चतुर्थ व्यापार एवं वाणिज्य की देखभाल। पांचवा निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण। और छठवां बिक्री कर वसूल करने वाली समिति। तो समितियां होती थी और उनके कार्य ये आपने देख लिए। इस तरीके से हमारा पूरा मौर्य साम्राज्य खत्म हो गया है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।